हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेट्स लर्न। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम आ गए हैं आपकी एक ब्रांड न्यू सीरीज़ के साथ जो कि होगा पेपर 2 कॉरपोरेट एंड अदर लॉज। और ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? आपके सीए इंटरमीडिएट या फिर आईपीसीसी जिसे हम कहा जाता था पहले, उसके रिलेटेड आपका ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये सीरीज़ रहेगी, हम कुछ पार्ट्स में इसे कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो सीए इंटरमीडिएट वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आज हम जो हैं अपने पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका पहला यूनिट जो कि है प्रिलिमिनरी, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ से पहले आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी। ये तो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी होगी, बट आपका लॉज में ये किस सेंस में यूज़ हुआ है, ये आपका जो चैप्टर है कंपनीज़ एक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कंपनीज़ एक्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है इस चैप्टर के द्वारा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज़ एक्ट्स के बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर से। ठीक है, द कंपनीज़ एक्ट 2019 इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट। ठीक है, कंसोलिडेट का मतलब होता है कि दो एंटिटीज़, दो या दो से अधिक एंटिटीज़ का एक में मेल होना, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। आपने कंसोलिडेशन और अमालगमेशन पढ़ा होगा, कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, राइट। तो कंपनीज एक्ट 2013 एक ऐसी एक्ट है जो कि बनाई गई है कंसोलिडेट करने के लिए और अमेंड यानी कि चेंज करने के लिए द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। तो कंपनीज के रिलेटेड जो भी इंडिया में पहले लॉज थे उनको एक साथ लाने के लिए, और जो पुराने लॉज जो कि आजकल के मॉडर्न टाइम पे फिट नहीं हो रहे थे उनको चेंज करने के लिए ये पूरा नया एक्ट लाया गया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, the legislation was necessitated to meet the changes in the national and international economic environment for expansion and growth of the economy of our country। तो ये क्यों ज़रूरी था इस एक्ट को लाना? बिकॉज हम सब देख रहे हैं हमारे कंट्री में नेशनल लेवल पे, और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कंट्री से बाहर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेड का जो है वो एक्सपेंशन हो चुका है। जो भी इकोनॉमी जो चलती थी कंट्रीज़ के बीच में, और हमारे ही खुद के ही कंट्री में, इंडिया में ही बहुत ज़्यादा डिजिटल बूम देखा गया है, राइट। तो उससे ट्रेड एंड कॉमर्स जो बिज़नेस है, व्यापार है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमें चीज़ों को कंप्लायंस करना होता है, राइट। हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तो वो हमें कौन हेल्प करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नीड भी बढ़ गई है और कंपनीज एक्ट को लाने की भी नीड आ गई है। ठीक है, ओके। The Companies Act 2013 received the assent of the Honorable President of India on 29th of August 2013। तो 29th of August 2013 को जो है हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी से असेंट मिल गया, राइट। हमारे कंट्री में अगर कोई भी लॉ को अगर पास होना है, राइट, पास इन द सेंस अगर केम इनटू इफेक्ट आना है, अगर कोई भी रूल या फिर लॉज को अगर लागू करना है इंडिया में, तो पहले वो संसद से यानी कि हमारे पार्लियामेंट से वो पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके एसेंट के लिए, और जब वो अपना अप्रूवल दे देते हैं उसके बाद जो है ऑफिशियल गेजेट में, राजपत्र में जो है वो आ जाता है, एंड उसके बाद से जो है वो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कंट्री पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द फॉर्मेट इज़। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसे ही कोई भी एक्ट को जो है वो पास किया जाता है, पार्लियामेंट, देन प्रेसिडेंट का एसेंट, उसके बाद ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो 29 ऑफ अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट जी के द्वारा हमें जो है एसेंट मिल गया था, रूल पास हो गया। ठीक है, और 30 ऑफ अगस्त 2013 को जो है वो ऑफिशियल गेजेट में इसका नोटिफिकेशन आ गया कि सो एंड सो एक्ट जो है अब एप्लीकेबल हो चुका है इंडिया में। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेटिंग दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर एनफोर्समेंट। तो अलग अलग डेट्स हो सकती हैं इस एक्ट के, जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनका इन्फोर्समेंट के लिए अलग अलग डेट्स हो सकती हैं कि ये वाला सेक्शन, ये वाला रूल जो है कुछ टाइम के बाद एप्लीकेबल होगा, बट एक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया था अप्लाई करना इस पर्टिकुलर डेट से। ठीक है, और जो अलग अलग प्रोविजंस हैं एक्ट के वो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे गवर्नमेंट को सही लगेगा उस टाइम पे वो लोग एप्लीकेबल करते गए। ठीक है,
Next, the Companies Act 2013 is a rule-based legislation with 470 sections and 7 schedules. तो इस एक्ट की ये समरी है, ठीक है। इस एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस हैं और 7 जो हैं वो शेड्यूल्स हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, ऐसे 7 शेड्यूल है और 470 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2A, सेक्शन 3B, दैट इज़ कॉल्ड एज सब क्लॉज। तो ऐसे उन्होंने सब क्लॉज के बारे में तो यहाँ पे नहीं बताया, बट ओवरऑल इन्होंने बताया कि 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं इस एक्ट में, ठीक है। द एंटायर एक्ट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। तो इस एक्ट को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स और 29 चैप्टर्स, ठीक है। ईच चैप्टर हैज़ एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रूल्स। एक चैप्टर में एटलीस्ट एक रूल तो है ही, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम एक रूल तो है ही एक चैप्टर में, ऐसा बताया गया है, ठीक है जी। ओके, सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अब सेक्शन 1 इम्प्लीमेंट हो चुका है और सेक्शन 1 जो है वो क्या कहता है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट का, वो डील करता है टाइटल ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू विच दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। टाइटल इज नेम। तो इस एक्ट का नेम क्या होना चाहिए उसके लिए भी एक सेक्शन है और सेक्शन 1 ही कंपनीज एक्ट का बताता है कि इस कंपनीज एक्ट का नाम होगा सो एंड सो एक्ट, ठीक है। तो किस सेक्शन के तहत इस कंपनी का नामकरण किया गया, इस एक्ट का नामकरण किया गया था? सेक्शन 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। इसके हिसाब से ही इस एक्ट का जो है वो नाम रखा गया था, ठीक है। फर्दर द सेक्शन डील्स विद द एक्सटेंट टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। सेक्शन 1 में हमें ये भी पता चलता है कि किन चीज़ों पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। इट सेज दैट एक्ट शैल एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पूरे के पूरे भारत में जहाँ पे भी इंडिया का टेरिटरी है वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बिकॉज वो भी इंडिया का पार्ट फॉर्म करते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये क्यों दिया गया है, मैंने यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट मार्क किया है इसे येलो कलर में, इज़ बिकॉज पहले जो होता था जम्मू एंड कश्मीर, वो उसे एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो उस तब के टाइम पे क्या होता था, जो एक्ट्स होती थी वो एप्लीकेबल जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं होती थी। तो किसी भी एक्ट में ऐसा होता था कि दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो अब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बन गया है, राइट। अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इसलिए अब उन इलाकों पे भी जो है उस रीजन में भी अब सारे के सारे एक्ट्स एप्लीकेबल होंगे, तो कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया की जहाँ जहाँ पे टेरिटरी है वहाँ पे ये जो है एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दिस सेक्शन ऑल्सो स्पेसिफाइज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो किस डेट से ये जो है एप्लीकेबल हो जाएगा एक्ट, वो भी इसी सेक्शन में बताया गया है कि सो एंड सो पर्टिकुलर डेट से जो है ये एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा 29 अगस्त को इसको एसेंट मिला और 30 को ऑफिशियल गैजेट में आ गया। तो जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है नोटिफिकेशन, उस दिन से ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है हमारे कंट्री में, ठीक है। Accordingly, this section shall come into force at once and the remaining provisions of the act shall come into force on such a date as the central government may be notification in the official gazette. तो पहले ऑफ कोर्स ये सेक्शन 1 है तो इसको पहले ही आना पड़ेगा और बाकी के जो आगे के जो सेक्शंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे उनको सही लगेगा उस हिसाब से उन्होंने नोटिफाई किया है आगे के गज़ेट में, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में उन्होंने आगे नोटिफाई करते गए हैं कि सो एंड सो सेक्शन, सो एंड सो प्रोविजन इस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होगा। ऐसे करके आगे के सेक्शंस को बाकी अलग अलग टाइम पीरियड पे जो है वो एप्लीकेबल किया गया है, बट सेक्शन 1 जो है वो सबसे पहले लागू हुआ है, ठीक है। Next, this section furthermore states the applicability of the act. The provisions of the act shall apply to. तो हमने तो देखा होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। होल ऑफ इंडिया पे पर्टिकुलरली किन चीज़ों पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा या फिर किन एंटिटीज़ पे ये एप्लीकेबल होगा वो आपको इसी सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो पहले ये एक्ट एप्लीकेबल होगा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर हुई हैं उनके ऊपर होगा ही। साथ साथ इसके पहले भी अगर कंपनीज एक्ट से 2013 के आने से पहले अगर कोई एक्ट है जो कि कंपनीज को रेगुलेट करता था, उस एक्ट के तहत भी जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं वो भी अब इस एक्ट के तहत 2013 एक्ट के तहत कवर होंगी,
आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि ABC लिमिटेड है वो फर्न 1972 यानी कि 1 जनवरी 1972 को जो है कंपनीज एक्ट 1956 पहले हुआ करता था, ठीक है, उसके तहत ये रजिस्टर हुई थी, ठीक है। अब जो है कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी एप्लीकेबल ऑन ABC लिमिटेड। अब जो है बिकॉज इस एक्ट में दिया गया है कि पहले की भी कंपनीज जो रजिस्टर हुई हैं किसी और लॉ के तहत वो भी इस एक्ट के तहत आएंगी, इस कारण से ABC लिमिटेड जो है अब इस कंपनी के परव्यू में आएंगी, ठीक है। इस कंपनी के जो भी प्रोविजंस होंगे ABC पे लागू होंगे, ठीक है। यानी कि इस एक्ट से आने से पहले भी जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं वो भी जो हैं इस का एक्ट के तहत आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट और किस पे एप्लीकेबल होगी ये एक्ट? इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। और किन चीज़ों पे होगा? इंश्योरेंस कंपनीज पे होगा एप्लीकेबल, बट उन केसेस पे जब इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 पे जो प्रोविजंस हैं जब उस पर कुछ दिया गया नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर इशू के बारे में, तब जाके ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। सपोज़ कोई एक इशू आ गया है, ठीक है, किसी इंश्योरर को लेके एक इशू आ गया है, हम उस इशू का नाम लेते हैं ABC, ठीक है। ABC इस इशू का नाम है, ठीक है। कोई एक प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 पे भी नहीं दिया गया है और ना ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट इसमें भी नहीं दिया गया है। उस सिचुएशन में इस प्रॉब्लम का हल हम कैसे निकालेंगे? कंपनीज एक्ट 2013 से हम जो भी प्रोविजंस होंगे इस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हम इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सिमिलरली अगर बैंक में कोई इशू हो जाता है, ठीक है, कोई डिपॉजिटर है और उसने अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं एंड कुछ इशू आ गया है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का समाधान जो है, सल्यूशन जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में नहीं दिया गया है। उस वक्त कौन सी एक्ट पिक्चर में आ जाएगी? कंपनीज एक्ट 2013। इस कंपनी के प्रोविजंस जो भी होंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। इररिस्पेक्टिव हमारे पास बैंकिंग के लिए पूरा का पूरा एक्ट है, पर बिकॉज उस पर कोई प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं उसके रिलेटेड, तो कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जो है जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका जो पावर सप्लाई होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में कोई प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हैं, एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। या फिर any other company governed by special act for the time being in force except in so far the said provisions are inconsistent with the provisions of special act। तो कोई भी स्पेशल एक्ट जो कि गवर्न हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से, ठीक है, कोई कंपनी गवर्न हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से, तो वो भी जो है आपकी कंपनीज एक्ट 2013 में आएगी, ठीक है। और सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो जो एज एन कॉर्पोरेट अगर इंडिया में काम कर रही है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 में जो है वो कवर की जाएगी, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी आपकी एक जो कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनको स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो हैं आपकी नहीं दी गई हैं, ठीक है, दोज आर स्टैट्यूटरी एक्ट्स, ठीक है, उनको कोई एक स्पेशल एक्ट को पास करके संसद ने पार्लियामेंट से पास करके उन बॉडीज़ का एग्जिस्टेंस हुआ है, ठीक है। तो उसको भी जो है वो रेगुलेट कौन करेंगी? कंपनीज एक्ट, जहाँ पे उन पर्टिकुलर एक्ट्स के खुद के जब प्रोविजंस जहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होंगे वहाँ पे कंपनीज एक्ट उनको बचाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली जिसका कोई नहीं उसका कंपनीज एक्ट 2013, अनाथों का बेसहारों का सहारा कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे समझ लीजिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशंस और अडॉप्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर कुछ एक्सेप्शंस डाले जाएं कि सो एंड सो सिचुएशन पे कंपनीज एक्ट भी 2013 वो भी एप्लीकेबल ना हो, तो ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन डालना होगा, उसके बाद ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है।
द टर्म एक्सेप्ट इन सो फार, उसका ही यहाँ पे मतलब दिया गया है कि एक्सेप्ट इन सो फार एज का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ, दैट इज द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विथ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट to which company is regulated, then that company shall comply with the provisions of respective acts to which it is governed and regulated by. ठीक है, अगर इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई मुद्दे हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट को ही रेफ़र किया जाएगा. बैंकिंग से रिलेटेड कोई इशू है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ही रेफ़र किया जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी से कुछ है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को ही रेफ़र किया जाएगा. ठीक है, पर जहाँ पे इनके प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, इनके प्रोविजंस काम नहीं करेंगे, वहाँ पे इनको बचाने कौन आएगा, कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है जी, बस यही एक्सेप्ट इन सो फार एज का मतलब है. ठीक है, तो अब हम रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन. हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा, टाइटल पढ़ा. ठीक है, कंपनीज एक्ट में क्या कुछ कवर है. सेक्शन 1 में कंपनी का टाइटल, कंपनी का नामकरण इस सेक्शन 1 से हुआ था, और ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. ठीक है, ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 केम इन टू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑन द डिफरेंट डेट्स थ्रू नोटिफिकेशन. सेक्शन 1 पहले आया था, बाकी के सेक्शंस दूसरे टाइम पीरियड पे आए थे. ठीक है, और किन चीज़ों पे ये एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट, कंपनीज़ के ऊपर है, इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर है, बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर है. ठीक है, कंपनीज प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बैंकिंग कंपनीज बेसिकली बैंक कोई अपनी नई कंपनी नहीं बनाती हैं. ठीक है, बैंक्स जो होती हैं उनको एज अ बॉडी कॉरपोरेट ही कंसिडर किया जाता है. ठीक है, वो खुद में ही एक कॉरपोरेट होती हैं. ठीक है, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक हो गया, वो खुद में ही एक कंपनी है. ठीक है, उनको बैंकिंग कंपनी ही कहा जाता है. अब आप ऐसे मत समझिए कि बैंक्स अपने खुद की नई कंपनीज बनाने जाएंगे. ठीक है, आई होप इतनी तो नॉलेज आपको होगी, राइट. नेक्स्ट, कंपनी रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट. कोई अगर स्पेशल एक्ट से कोई कंपनी रेगुलेट हो रही है, वहाँ पे अगर प्रोविजंस काम नहीं आते हैं तो सहारा देने कंपनीज एक्ट 2013 आ जाता है. ठीक है, एंटिटीज़ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसे एंटिटीज़ जैसे NHAI हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, तो ऐसे एंटिटीज़ जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि सो एंड सो एंटिटीज़ जो हैं रेगुलेट की जाएंगी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, तो उनके ऊपर भी ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है. ठीक है, सपोज FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया होगा कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया जो है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रेगुलेट किया जाए, तो उसके हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 अब उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, तो दिस वॉज द जिस्ट ऑफ द टुडेज सेशन. ये सब कुछ हमने आज के सेशन में पढ़ा. ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया, और कुछ डाउट्स हैं आपके तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर दोज डाउट्स. ठीक है, आगे का जो हमारा सेशन है, आगे का जो आपका पार्ट है, वो आने वाले सेशंस में हम कवर करेंगे. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सेशन रखा है ताकि चीज़ें बहुत होच पोच ना हो. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. पहले तो अगर आप यहाँ तक बने रहे हो इस वीडियो में, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो उनके प्रेपरेशन में, CA के जर्नी में. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना है, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स. बाय बाय एवरीवन.